हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 7 को। बिकॉज हम लोगों ने 6 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था, तो आज हम पढ़ेंगे 7, 8, 9, 10 जो भी हो रहे हैं हमारे। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करने वाले हैं सॉल्व करना। ठीक है, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। भाई यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन जो लिखा है यहाँ पे है, पहले मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ। लिखा, अ मर्चेंट हैड ₹78,592 विद हर। सी प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर परचेजिंग 40 रेडियो सेट्स एट ₹1200 ईच। हाउ मच मनी विल रिमेन विद हर आफ्टर द परचेज। ये हमारा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में कह क्या रहा है पहले तो ये समझ लेते हैं, क्योंकि बिना क्वेश्चन को समझे हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो भाई यहाँ पे इस क्वेश्चन का मतलब है, ये कह रहा है कि एक लेडी थी, एक लड़की थी, ठीक है, और वो मर्चेंट यानी व्यापारी थी, और वहाँ पे उसके पास में पैसे कितने थे? उसके पास में 78,592 रुपीज़ थे। ठीक है, उसके पास में कितने रुपए थे? 78,592 रुपये थे। ठीक है, और उसने एक ऑर्डर प्लेस किया, यानी कि उसने एक ऑर्डर करा क्या चीज़ का? रेडियो सेट खरीदने का। ठीक है, और कितने रेडियो सेट उसे खरीदने हैं? 40 रेडियो सेट खरीदने हैं। ठीक है, 40 रेडियो सेट खरीदने के लिए उसने ऑर्डर किया। ठीक है, अब भाई यहाँ पे बता रहे हैं कि एक जो रेडियो है, ठीक है, वो पड़ रहा है तुम्हारा कितने रुपए का? 1200, यानी 1200 का एक रेडियो सेट पड़ रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पे समझो भाई कि एक रेडियो सेट 1200 रुपये का है और उसे 40 रेडियो सेट खरीदना है। उसने ऑर्डर कितने रेडियो सेट का दिया है? 40 रेडियो सेट का। ठीक है, और उसके पास पैसे कितने हैं? उसके पास रुपए हैं 78,592, यानी कि 78,592 रुपये है उसके पास में। अब ये तो हमें जानकारी मिल गई कि भाई 78,592 रुपये है, 40 रेडियो सेट खरीदने हैं, और एक रेडियो सेट उसका 1200 रुपये में पड़ता है। अब पूछा क्या जा रहा है? पूछा जा रहा है हाउ मच मनी विल रिमेन विद हर आफ्टर द परचेज, यानी कि हाउ मच मनी, कितने रुपए, विल रिमेन, बचेंगे, वापस लौटेंगे, बचेंगे, विद हर आफ्टर द परचेज। आफ्टर द परचेज यानी कि परचेज करने के बाद में, खरीदने के बाद में। ठीक है, अगर 40 रेडियो सेट वो खरीदती है, ठीक है, और उसको 40 रेडियो सेट खरीदना है भाई, खरीदने के बाद में उसके पास में कितने रुपए बचेंगे। ये तो हमारा हो गया क्वेश्चन। अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले जानकारी क्या मिल रही है? जानकारी ये मिल रही है कि एक रेडियो सेट का जो कॉस्ट है, प्राइस है, वो कितना है? 1200। ठीक है, एक रेडियो सेट का। ठीक है, ईच माने प्रत्येक रेडियो सेट का जो दाम है, मूल्य है, प्राइस है, कॉस्ट है, वो कितना है? 1200। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का ये सॉल्यूशन है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले लिखना होगा कॉस्ट ऑफ वन रेडियो। ठीक है, कॉस्ट ऑफ वन रेडियो, एक रेडियो का जो कॉस्ट है, प्राइस है, वो कितना है भाई? तो आप कहेंगे 1200 रुपये। ठीक है, कितना होगा? 1200। कितना? 1200। ये तो हमारा हो गया एक रेडियो सेट का कॉस्ट। उसके आगे हमें लिखना पड़ेगा, अभी उसको रेडियो सेट कितने खरीदने हैं भाई? तो आप कहेंगे 40 रेडियो सेट। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कॉस्ट ऑफ 40 रेडियो सेट, 40 रेडियो सेट्स, रेडियो सेट्स। अब यहाँ पे मुझे 40 रेडियो सेट की प्राइस पता करनी है, तो मुझे 40 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1200 को, बिकॉज एक रेडियो सेट का जो प्राइस है वो है 1200, और मुझे 40 के पता करने होंगे, तो भैया 40 से मुझे करना पड़ेगा गुणा। ठीक है, 40 रेडियो सेट को 1200 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि एक रेडियो सेट का जो दाम है वो है 1200 रुपये। ठीक है, तो 1200 से हम यहाँ पे 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब कितना निकल के आएगा भाई? तो आप कहेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 48,000। ठीक है, अगर हम भाई एक रेडियो सेट खरीदेंगे तब हमें 1200 रुपये का मिलेगा। ठीक है, और अगर हम 40 रेडियो सेट खरीदेंगे, ठीक है, तो हम भैया 40 रेडियो सेट के दाम निकाल लेंगे, वो आ जाएगा हमारा 1200 रुपये प्रति रेडियो सेट के हिसाब से आ जाएगा 40 रेडियो सेट का दाम, गुणा करने पर 48,000 यानी 48,000। ठीक है, अब यहाँ पे ये हो गया हमें। अब हमें पता चल गया कि
40 रेडियो सेट खरीदेंगे तो कितने रुपए लगेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखना होगा नाउ। अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे टोटल मनी विद मर्चेंट, टोटल मनी विद मर्चेंट, टोटल मनी विद मर्चेंट, यानी कि उस मर्चेंट के पास रुपए कितने हैं टोटल। तो आप कहेंगे उसके पास में सर 78,592 रुपीज़ थे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ उसके पास टोटल कितने रुपए हैं। तो आप कह रहे हैं 78,592 रुपीज़। ठीक, और उसने 40 रेडियो सेट खरीदने पर कितने रुपए स्पेंड किए, खर्च किए। अब उसमें से उसको जो है, अब उसको हम माइनस कर देंगे। ठीक है, टोटल मनी में से। अब उसके द्वारा टोटल मनी कितना स्पेंड किया गया है, तो लिखेंगे मनी स्पेंट बाय हर। ठीक है, उसके द्वारा कितने रुपए स्पेंड किए गए रेडियो सेट को खरीदने के लिए, 40 रेडियो सेट खरीदने के लिए। तो भाई आप कहेंगे कि उसने 40 रेडियो सेट खरीदने में 48,000 रुपीज़ जो है स्पेंड करे। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 48,000। ठीक है, और उसमें से हम माइनस कर देंगे। सो हमारा जितना रुपया बचेगा उसे हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा मनी लेफ्ट विद हर। ठीक, तो यहाँ पे भैया कितने रुपए बच रहे हैं वो चीज़ हम माइनस करके निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 2, तो यहाँ पे 9 और यहाँ पे 5 एंड यहाँ पे 0 एंड यहाँ पे 3। अब यानी कि 30,592 रुपीज़ उसके पास में बच रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे यही हमारा फाइनल आंसर हुआ। अब यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा देयरफॉर रुपीज़ 30,592 will remain with her after the purchase, ठीक, ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं कि हमें गिवन यानी गिवन वैल्यू क्या है, क्या क्या दिया गया है। एक रेडियो सेट का दाम दिया गया था, वो भी कितना 1200, और यहाँ पे 40 रेडियो सेट के अगर दाम पूछे जाएंगे तो 1200 से हमें गुणा करना पड़ेगा 40 को, तो यहाँ पे निकल के आएगा 48,000। ठीक है, अब भाई टोटल मनी जो मर्चेंट के पास में थी वो कितने थे 78,592, और उसके द्वारा 40 रेडियो सेट खरीदने के लिए रुपया कितना खर्चा किए गए उसके द्वारा, तो आप कहेंगे 48,000। तो यहाँ पे हम 78,592 में से 48,000 माइनस कर लेंगे। ठीक है, तब उसके पास में कितना रुपया बचा वो चीज़ हमें यहाँ पे फाइनल में मिल जाएगा 30,592। सो यही पूछा गया था कि कितना रुपया रिमेन यानी बचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा देयरफॉर 30,592 विल रिमेन विद हर आफ्टर द परचेज। क्लियर, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7, और चलते हैं हम नेक्स्ट। चलिए चलते हैं हम भाई अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। यहाँ पे लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 8 में A student multiplied 7,236 by 65 instead of multiplying by 56. By how much was his answer greater than the correct answer? हिंट में दिया गया है do you need to do both the multiplications. अब यहाँ पे क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं एक बार अच्छे से। यहाँ पे एक स्टूडेंट होता है और वो मल्टीप्लाई करता है 7,236 को कितने से, बाई 65, यानी 65 से मल्टीप्लाई कर देता है। एक स्टूडेंट था वो 7,236 को 65 से मल्टीप्लाई करता है। ठीक है, और 65 से मल्टीप्लाई करता है इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय 56, यानी 56 की जगह पे उसने 65 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करना था 7,236 को 56 से, लेकिन 56 के बजाय उसने क्या इंसर्ट किया, वहाँ पे क्या रख दिया 65 से गुणा कर दिया। ठीक है,
अब पूछा जा रहा है बाय हाउ मच वाज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। भाई करेक्ट आंसर उसका कब आता है? करेक्ट आंसर तब आता है जब 7,236 को 56 से मल्टीप्लाई करता, बिकॉज उसको 56 रखना चाहिए था एक्चुअल वैल्यू, ठीक है, लेकिन उसने 56 की जगह पे 65 रख दिया। अब भाई 56 से 65 बड़ा है, तो जाहिर सी बात है उसका जो रॉन्ग वाला आंसर आएगा करेक्ट वाले आंसर से ज़्यादा बड़ा निकल के आएगा, ठीक है, ग्रेटर होगा। तो वही पूछा जा रहा है, अगर उस बच्चे ने क्या हुआ कि 7,236 को 65 से गुणा कर दिया 56 की बजाय में, तो जो उसका आंसर आया है वो एक्चुअल करेक्ट आंसर से कितना ज़्यादा ग्रेटर है, कितना ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। चलिए हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 और इसका सोल्यूशन शुरू होते हैं यहाँ से। सबसे पहले मैं निकालता हूँ इसका रॉन्ग आंसर, ठीक है। रॉन्ग आंसर कैसा निकलेगा? रॉन्ग आंसर उसका निकलेगा तब जब वो 56 की जगह पे 65 से मल्टीप्लाई कर देगा 7,236 को, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा रॉन्ग आंसर, ठीक है, रॉन्ग आंसर। रॉन्ग आंसर कैसे निकलेगा भाई? 7,236 को अगर गुणा करेगा वो 65 से, तो रॉन्ग आंसर उसका क्या निकल के आएगा भाई? अगर इसको हम गुणा करते हैं भाई तो निकल के आएगा, तो यहाँ पे भाई मैंने रॉन्ग आंसर इसका निकाला है 65 से मल्टीप्लाई करके 7,236 को, ठीक है। 7,236 को अगर 65 से मल्टीप्लाई कर देंगे भाई, 56 से करना चाहिए था लेकिन उसने 65 रख दिया, तो 65 रखेगा तो उसका आंसर कितना निकल के आएगा? उसका आंसर निकल के आएगा भाई 4,70,340, ये निकल के आएगा। अभी मैं करेक्ट आंसर उसका निकालता हूँ, ठीक है। करेक्ट आंसर कैसा निकलेगा उसका, यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा। करेक्ट आंसर उसका तब निकलेगा भाई जब वो 7,236 को गुणा करेगा 56 से, ठीक है। तो मैं जल्दी से 7,236 को गुणा कर देता हूँ 56 से, जिसको उसको एक्चुअल में 56 ही रखना चाहिए था लेकिन उसने 65 रख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसका मल्टीप्लाई कर दिया है, तो इसका आंसर निकल के आ रहा है करेक्ट वाला है 4,05,216, इतना निकल के आ रहा है। अब भाई हमें पता चल गया कि जब उसने 65 से मल्टीप्लाई करा उसको, ठीक है, तब उसका जो आंसर आया है वो निकल के आया है 4,70,340। लेकिन जब उसने करेक्ट अगर किया होता, ठीक है, 56 ही रखा होता मल्टीप्लिकेशन में, तब उसका करेक्ट आंसर आता 4,05,216, ठीक है। अब उसने ये पूछा है क्वेश्चन में भाई कि जो उसका रॉन्ग आंसर आया वो कितना ज़्यादा आया है बड़ा करेक्ट आंसर से, ठीक है। तो हमें निकालना है दैट मीन डिफरेंस। तो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं डिफरेंस इन आंसर्स, डिफरेंस इन आंसर्स। तो यहाँ पे हम अगर दोनों आंसर का डिफरेंस निकालते हैं, अगर रॉन्ग जो आंसर आया है उसका रॉन्ग आंसर तभी आया है जब उसने 65 रखा है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में, और जो है करेक्ट आंसर उसका आता अगर 56 से मल्टीप्लाई करते तब, ठीक है। तो भाई रॉन्ग आंसर और करेक्ट आंसर में डिफरेंस क्या आ रहा है, तब हम माइनस करके निकालने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हमें अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा इसका, अगर डिफरेंस अगर निकाल रहे हैं तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 4,70,340 माइनस, और इसका भी लिख लेते हैं यहाँ पे 4,05,216। तो भैया जब इसका हम डिफरेंस निकालेंगे, तब इसका डिफरेंस निकालेंगे तब उसका क्लियर आंसर निकल के आएगा 65,124। ये रहा हमारा उसमें का जो आंसर है, ठीक है। तो ये रहा भाई। अब एक बार क्वेश्चन को सही से समझ लेते हैं। उसने जब 65 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो उसका करेक्ट आंसर नहीं आया, रॉन्ग आंसर आ गया जो भी है, और करेक्ट आंसर तभी आता है 56 से जब मल्टीप्लाई करता है, ठीक है, तब। अब पूछा जा रहा है कि कितना ज़्यादा ग्रेटर है यानी बड़ा है रॉन्ग वाला आंसर करेक्ट वाले आंसर से। तो भैया माइनस करके हमने डिफरेंस पता कर लिया, ठीक है। तो कितना ज़्यादा है? 65,124, ठीक है। तो ये रहा हमारा फाइनल आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पे लिखा है टू स्टिच अ शर्ट 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ इज नीडेड out of 40 meter cloth. How many shirts can be stitched and how much cloth will remain?
अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में सबसे पहले ये समझते हैं पूछा क्या गया है। पूछा गया है, ये बताया गया है पहले तो कि एक शर्ट को बनाने के लिए, स्टिच करने के लिए, बनाने के लिए कितने मीटर क्लॉथ की नीड है। तो यहाँ पे बता रहे हैं वो कि 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर, यानी कि 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की हमें ज़रूरत होती है एक शर्ट को बनाने के लिए, तैयार करने के लिए। ठीक है, अब बता रहे हैं अगर तुम्हारे पास 40 मीटर कपड़े हैं, टोटल कितने मीटर कपड़े हैं, 40। ठीक है, और वो बता रहे हैं 40 मीटर कपड़े में हाउ मेनी शर्ट्स कैन बी स्टिच, यानी कि कितने शर्ट तैयार हो सकते हैं। ठीक है, और तैयार करने के बाद में हाउ मच क्लॉथ विल रिमेन, यानी कि कितने कपड़े बाद में बचेंगे। ठीक है, तो ये पूछा गया है। पहले तो ये बताया कि एक शर्ट को बनाने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद में 40 मीटर का अगर कपड़ा है तो उसमें कितनी शर्ट बन सकती हैं, और शर्ट 40 मीटर कपड़े में कितनी शर्ट बन सकती हैं, और उसके बाद में थोड़ा बहुत तो कपड़े बचेंगे ना, तो कितने मीटर या फिर कितने सेंटीमीटर कपड़ा रिमेन होगा, यानी बचेगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं डाल देता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 का, ये है सोल्यूशन। यहाँ पे मैं लिखूंगा सबसे पहले क्लॉथ रिक्वायर्ड टू स्टिच वन शर्ट, टू स्टिच वन शर्ट। यानी कि एक शर्ट को तैयार करने के लिए कितने मीटर कपड़े की ज़रूरत पड़ रही है, तो आप कहेंगे 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर। तो हम भैया जानते हैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर हैज़ 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो मीटर वगैरह में दिया है इसको सेंटीमीटर में ही बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या काम करेंगे हम भैया, अगर मैं लिख दूँ 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर, तो आप बताओ 2 मीटर को क्या ऐसे भी लिख सकते हो 2 गुणे 100 सेंटीमीटर। भाई 2 मीटर को 100 से गुणा करके सेंटीमीटर में नहीं बना पाओगे, इसका मतलब हुआ यहाँ पे मैं 2 मीटर को सेंटीमीटर में बदल दिया हूँ 100 से गुणा करके। ठीक है, और मीटर को मैं लिख दिया सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर में कितने हो जाएंगे वो भी 100 से हम गुणा कर लेंगे, पता चल जाएगा। ठीक है, और प्लस में और कितना दिया है, और है 15 सेंटीमीटर। अब हमारे पास क्या हो गया, अब हम क्या कर लेंगे, अब यहाँ पे यहाँ हो गया 100 दूना 200 सेंटीमीटर, और प्लस में हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो टोटल कितना सेंटीमीटर कपड़ा लग रहा है एक शर्ट को तैयार करने के लिए, तो इस 200 और 15 ये हो जाएगा 215 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमारा डाटा जो है वो सेंटीमीटर में ही हो गया। पहले हमारा किस में था, मीटर और सेंटीमीटर दोनों में था। ठीक है, और अब किस में हो गया, सिर्फ और सिर्फ सेंटीमीटर में हो गया। यानी कि एक कपड़े को तैयार करने के लिए मैं अगर पूछूं कितना कपड़ा लगता है, तो आप चाहे कह सकते हैं 2 मीटर 15 सेंटीमीटर, या फिर आप चाहे तो सिंपली कह सकते हैं 215 सेंटीमीटर। बात एक ही है, चाहे कहो 2 मीटर 15 सेंटीमीटर, चाहे कह दो 215 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे मैं आगे लिखता हूँ टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ, लेंथ ऑफ क्लॉथ मतलब कि कपड़े की टोटल कितनी लेंथ है, तो आप कहेंगे कपड़ा हमें जो दिया है वो 40 मीटर है। कितना है, वो है 40 मीटर, 40 मीटर। और 40 मीटर को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 40 गुणे 100, ठीक है, सेंटीमीटर। भाई 40 मीटर को मैं सेंटीमीटर में बना लिया हूँ 100 से गुणा करके, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, तो आप कहेंगे जो कपड़े की लेंथ है टोटल वो आ रही है निकल के, अगर हम 40 को 100 से गुणा करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 4000 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि 4000 सेंटीमीटर है। आप चाहे कह दें 40 मीटर कपड़े हैं हमारे पास टोटल, और चाहे आप कह दें 4000 सेंटीमीटर है कपड़े। ठीक है, और यहाँ पे अब क्या करेंगे, नंबर ऑफ शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड, ऐसे लिख देते हैं, नंबर ऑफ शर्ट कैन बी स्टिच्ड। तो भाई अगर मैं पूछूं कि
4000, अगर एक कपड़े को, एक शर्ट को बनाने के लिए 215 सेंटीमीटर लग रहे हैं कपड़े, तो भाई 4000 सेंटीमीटर में कितने कपड़े लगेंगे। तो आप कहेंगे 4000 को भाग कर दीजिए 215 से, जितनी भी शर्ट बनेगी उतना हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा 4000 को डिवाइड किया जाएगा 215 से, क्योंकि एक शर्ट को बनाने के लिए 215 सेंटीमीटर कपड़े लग रहे हैं और टोटल हमारे पास 4000 सेंटीमीटर कपड़े हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा, ऐसे डिवाइड कर देता हूँ 215 से, किसको, 215 से 4000 को। ठीक, तो यहाँ पे हम लिखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे निकल गया। सबसे पहले तो 1 टाइम ले जाएंगे और ये हो जाएगा 215, और यहाँ पे माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5, और यहाँ पे हो जाएगा 8, और यहाँ पे हो जाएगा 1। ठीक है, और यहाँ पे 0 मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ये वाला। ठीक है, और कितना टाइम में जाएगा, और ये जाएगा 8 टाइम में। तो 215 को 8 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 70 और 20, तो यहाँ पे आ जाएगा 1720। तो माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 130। ठीक है, ये तरह हमारा एक नॉर्मली डिवाइड। ठीक है, अब डिवाइड किया तो भैया हमारा ये निकल के आ रहा है कि 18 शर्ट तो एकदम अच्छे तरीके से बन जा रही हैं। ठीक है, 4000 सेंटीमीटर में अगर एक शर्ट को तैयार करने में 215 सेंटीमीटर कपड़े लग रहे हैं, तो 4000 सेंटीमीटर कपड़े में 18 शर्ट बहुत ही प्रॉपर अच्छे तरीके से बन जाएंगी। और कपड़ा कितना बच रहा है, ये शेषफल रिमाइंडर हमारा बच रहा है 130 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कपड़ा हमारा बच जा रहा है और हमारी 18 शर्ट तैयार हो जा रही हैं। तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा सिंपली therefore 18 shirts can be stitched and 130 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। और भाई 130 सेंटीमीटर में मतलब इसको हम कह सकते हैं 1 मीटर 30 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लॉथ विल रिमेन, क्लॉथ विल रिमेन। ठीक, ये मतलब कि 18 शर्ट हमारी स्टिच हो सकती हैं और उसके बाद में 130 सेंटीमीटर वो कपड़े बच जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक, आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको कोई सवाल में, कोई क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है, कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपकी समस्या का समाधान ज़रूर करेंगे। और ऐसे ही हमारे साथ में बने रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, और उसमें हो जाएगा हमारा यहाँ 9 नंबर क्वेश्चन तक हुआ है, अगले में हम 10, 11 एंड 12 हम कवर कर देंगे। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।